हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेल पे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेल पे, इस सब पे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कंडक्टिविटी पे एंड मोलर कंडक्टिविटी पे। तो देखो जी, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, लेकिन एक बेटर क्वेश्चन है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। जो मैं बता रहा हूं ये तो एग्जाम्पल है क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बट इसी टाइप का अब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है और बहुत स्कोपिक है। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करोगे तो बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है, बट जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इजियर है। अगर बोर्ड की बात करोगे तो इजीएस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में 18 क्वेश्चन है, उसी 18 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है जो आपके लिए मुश्किल नहीं है, और चीजें सब बहुत क्लियर रहता है और सब एक दूसरे से अलग अलग रहता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ते हो तो यू आर नेवर गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलारिटी सॉल्यूशन मींस केसीएल सॉल्यूशन। आपको देखना है, बोल रहा है कि 0.1 मोलारिटी केसीएल सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है जी? 100 ओम। ये ओम का सिंबल है जी, मैं आपको बताया था ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है और ओम का सिंबल होता है शिवलिंग जैसा सिंबल रहता है ओम का। ओम भी हम बोलते हैं क्या, ओम भी उससे मैच कर गया। अब आगे देखो, ये सब जो मैं गोल गोल राउंड किया हूं ये सब डेटा आपके लिए काम के हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.2 मोलारिटी KCl 0.02 मोलारिटी KCl इज 520 ओम, मीन सेम सेल का रेजिस्टेंस 520 हो जा रहा है जब हम लोग KCl सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को 0.1 से बदल कर क्या कर दिए 0.02। क्वेश्चन बोल रहा है। अब आगे क्या बोलता है, आगे देखो, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है जी? द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन। मीन 0.02 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 520 ओम, उसका आपसे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोल रहा है। अब तो देखिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू G मीन्स कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट L/A। अब एक कंडक्टिविटी है आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस गिवन है, आप रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 बाई कंडक्टेंस, कप्पा जी की जगह पे क्या रखोगे 1 बाई 520। बट प्रॉब्लम यह है you have to calculate L/A मीन सेल कांस्टेंट फॉर कंडक्टिविटी। जब तक आप सेल कांस्टेंट निकालोगे तब तक आप कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हो, और जब तक कंडक्टिविटी नहीं निकालोगे तब तक मोलर कंडक्टिविटी निकलेगा नहीं। तो आपका अल्टीमेट जॉब क्या हो गया जी? सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना, L/A का वैल्यू निकालना। अब इस L/A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई डेटा दिया होगा, तो चलिए देखते हैं क्या डेटा है। तो डेटा यह है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन इज 1.29 SI पर मीटर। हाँ दिया हुआ है, मीन्स 0.1 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन ने क्या दे दिया? कंडक्टिविटी। फिर क्या दे दिया? उसका रेजिस्टेंस मीन्स 1 बाई G। तो रेजिस्टेंस पता चल गया, तो उसे अब G निकाल लोगे। कंडक्टिविटी दे दिया, तीन दोनों के हेल्प से क्या निकाल सकते हो आप? सेल कांस्टेंट। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 करके छोड़ दे रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि यही हमें क्वेश्चन हमारा यही करना है। अब ये हुआ कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलारिटी सॉल्यूशन, या कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलारिटी KCl सॉल्यूशन, इसी कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें सेल कांस्टेंट का प्रॉब्लम हो गया। तब सेल कांस्टेंट निकालेंगे तो उसके लिए दूसरा डेटा यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट
वी यूज 0.1 मोलारिटी KCl सोल्यूशन, 0.1 मोलारिटी KCl सोल्यूशन को यूज करेंगे। यूज 0.1 मोलारिटी KCl सोल्यूशन। आपको एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मैं ये चीज लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे। तो देखो जी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर सेल का सेल कांस्टेंट होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाले उसके कंसंट्रेशन के बदलने से सेल कांस्टेंट नहीं बदलता है, क्योंकि सेल कांस्टेंट प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है एंड प्लेट के स्पेसिंग पे डिपेंड करता है, उनके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वो किसी पर्टिकुलर सेल का कांस्टेंट होता है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। तो निकाल लेंगे इस डेटा से। तो यहां भी होगा कप्पा इज इक्वल टू GL/A। तो कप्पा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। जी का वैल्यू कितना, रेजिस्टेंस कितना, ये इसको लिखें 1/100, और यहां से आ गया क्या L/A, मीन्स आपका सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट L/A कितना हो जाएगा जी, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 129 मीटर इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा जो दिया हुआ है इसमें किस में है जी, साइमेंस मीटर इनवर्स में है, तो मीटर इनवर्स L/A का वैल्यू आएगा। लेकिन मैं तो आपको सिखाया हूं कि हमें K निकालना है, किस में जी, K निकालना है साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसके लिए हम लोग मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। हम लोग इस को मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कर लेंगे। तो सेंटीमीटर इनवर्स है तो मीटर नीचे आ गया, तो 1 मीटर के बदले क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर लिख दिया मैं। तो फिर इसको डिवाइड करोगे 100 से तो हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। मीन्स जो 129 मीटर इनवर्स हुआ था वो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। अब हम लोग इस डेटा को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और कप्पा निकालेंगे। तो पुटिंग सेल कांस्टेंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सेल कांस्टेंट वैल्यू को पुट करेंगे। तो K इज इक्वल टू 1/520 इंटू सेल कांस्टेंट आपका हो गया 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। या अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो लिखते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू है 0.00248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2.48 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट हुआ। अब कप्पा निकल गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स में। अब आपको क्या निकालना है जी, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। तो कप्पा का वैल्यू है 2.48 10⁻³ इंटू 10³ हो गया 1000 बाई मोलारिटी कितना है 0.02। तो 10⁻³ से कैंसिल हो गया और 0.8 डेसिमल, इस डेसिमल को खत्म कर दिया। इस 2 से इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 124, मीन्स आ गया कितना आपका 124 वाट। यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट होगा साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू करेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कंप्लीट एसआई में करें तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको सिखाया हूं। इस वैल्यू को आप 124 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करो जी, मीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो इसको स्क्वायर कर देना है। कितना हो जाएगा ये 124 इंटू 10⁻⁴ साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एसआई में, और ये आपका हुआ मोल इनवर्स। ये आपका हो गया कंप्लीट एसआई में, और ये हुआ खिचड़ी में। बट यहाँ पे खिचड़ी अलाउड है, खिचड़ी पॉपुलर भी अलाउड भी है। इसमें आंसर लिखोगे वो भी 100% करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीका से आपको सोचना होगा
ये पैटर्न क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आता है और इस तरह क्वेश्चन जेई मेन और नीट में भरा पड़ा हुआ है। इनफैक्ट जेई एडवांस में भी आता है, बशर्ते आपको फॉर्मूला का क्लियरिटी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे क्या करेंगे। एक दो और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ऐसे स्मार्ट क्वेश्चन नहीं है जिसमें कुछ बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो, बट एक कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे कि जो फॉर्मूलाज आप यूज किए हो उस का मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा डायरेक्ट। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम of 0.05 molarity NaOH solution of diameter 1 centimeter or length 50 cm is this means आपका NaOH का एक कॉलम है, NaOH इसमें फील्ड है, इसका लेंथ दिया हुआ है L 50 cm और एरिया भी इसका डायमीटर दिया हुआ है D है 1 cm, इसमें NaOH फील्ड है, इसका मोलारिटी 0.05 है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.55 10 to the power 3 ओम और आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो इस रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे जी? तो सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे क्योंकि हमें रेजिस्टेंस में इसका जरूरत पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर हुआ, तो पाई इक्वल 3.14 और डायमीटर 1 cm है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ cm होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई ए, यहां से निकाला रेजिस्टिविटी तो R A बाई L हो जाएगा। R का वैल्यू पुट कर देंगे, A का वैल्यू पुट कर देंगे, L का वैल्यू पुट कर देंगे, सब सेंटीमीटर में ही क्योंकि हमें ओम सेंटीमीटर में निकालना है क्या रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टिविटी को हम इसको निकालना है साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में, इसलिए सेंटीमीटर में ही रखेंगे। तो आ गया इतना ओम सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला कंडक्टिविटी का मैं पढ़ाया हूं, कैपिटल G इंटू सेल कॉन्स्टेंट। लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा भी होता है। तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू यहां निकला हुआ है तो कंडक्टिविटी 1 बाई रेजिस्टिविटी उलट दो तो डिवाइड करने के बाद आएगा 0.01148 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी निकल गया तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। तो पुट कर दिया, कप्पा का वैल्यू पुट किया, यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यहाँ पे इतना मोल हो गया। तो डिवाइड करने के बाद आ गया 2 to 9.6 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीका से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन था, केवल वैल्यू पुट करना था और आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.2 मोलारिटी 0.2 मोलारिटी सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. It is very simple. We know that molar conductivity is equal to kappa into 1000 by molarity. तो कप्पा है 0.0248 इंटू 1000 बाई मोलारिटी है 0.2। तो इसको जब आप डेसिमल हटाओगे तो एक डेसिमल आगे यहाँ आ जाएगा और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल भी खत्म हो जाएगा और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0. ये आ जाएगा तुम्हारा 0.124। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 124 हो गया साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो इस तरीका से बनेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पे। देखो जी, क्वेश्चन है कि aqueous silver nitrate was added to an aqueous KCl solution gradually, means aqueous KCl solution में aqueous AgNO3 solution हो ग्रेजुअली हम लोग ऐड कर रहे हैं, मीन धीरे धीरे, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन was measured
एंड सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर किया जा रहा है। द प्लॉट ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज, क्या होगा ऑप्शन? तो देखो जी, ये क्वेश्चन है, आप अलग अलग ग्राफ्स में कंडक्टेंस का वॉल्यूम के साथ अलग अलग दिया हुआ है। तो यहां पे देखो होगा क्या, होगा यह कि कंडक्टेंस मोस्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन मतलब मोस्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रेजुअली ऐड किया जा रहा है धीरे धीरे, तो वॉल्यूम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम में बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा है तो आयनिक मोबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ क्या डोमिनेटिंग फैक्टर है? तो नंबर ऑफ आयंस। हम लोग देखेंगे कि सिल्वर सोल्यूशन के ऐड करने से सोल्यूशन में आयंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे होगा क्या। AgNO3 का एडिशन अगर आप करते हो KCl सॉल्यूशन में तो क्या होगा? AgCl प्रोड्यूस होगा जो प्रिसिपिटेट हो जाएगा प्लस KNO3 जो सॉल्यूशन में रहेगा। मींस AgNO3 के ग्रेजुअल एडिशन करने से वॉल्यूम AgNO3 सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ऐड कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ग्राफ है, तो वॉल्यूम जाएगा सॉल्यूशन का, तो साथ में सॉल्यूट भी जाएगा, मींस AgNO3 भी जाएगा। अब AgNO3 KCl रिएक्शन के AgClNO3 प्रोड्यूस करता है। अब हो क्या रहा है, जैसे मान लो आपके सॉल्यूशन में 1 मोल AgNO3 इंटर किया, तो क्या करेगा? 1 मोल KCl से रिएक्शन करके 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड आपका प्रिसिपिटेट हो जाएगा, मींस ये वेसल के बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, मींस यह कंडक्टिविटी में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि प्रिसिपिटेट हो गया एक्वा सॉल्यूशन में। यह पॉइंटेबल पॉइंट है। अब इससे हो क्या रहा है, पहले भी सॉल्यूशन में KCl का 1 मोल था मान लो, अब वो KCl का 1 मोल AgNO3 के एडिशन से क्या बन गया? 1 मोल KNO3 बन गया। तो AgNO3 के ऐड करने से पहले भी सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल था, ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का उतना ही आयंस रहा, क्योंकि 1 मोल KCl यहाँ पे 1 मोल KCl 1 मोल K प्लस 1 मोल Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल KNO3 भी 1 मोल K प्लस 1 मोल NO3 माइनस प्रोड्यूस करेगा। मींस AgNO3 के एडिशन से पहले जितना मोल KCl का था AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर, AgNO3 के एडिशन के बाद भी सॉल्यूशन में आयंस का मोल सेम रहेगा, क्योंकि KCl का जितना मोल कम होगा उतना मोल KNO3 का प्रोड्यूस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में कोई आयंस का नंबर चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग हुआ कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि तुम्हारा KCl सॉल्यूशन का जितना भी KCl है वो पूरा का पूरा KCl प्रिसिपिटेट ना हो जाए। जब पूरा KCl मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे 10 मोल आपने KCl ले रखा है सॉल्यूशन में, और AgNO3 के ऐड करने के साथ धीरे धीरे एक मोमेंट आया जब पूरा 10 मोल KCl आपका रिएक्शन करके प्रिसिपिटेट हो गया AgCl और KNO3 में। उसके बाद सॉल्यूशन में अब KCl है नहीं, तो उसके बाद अगर AgNO3 सॉल्यूशन को ऐड करोगे तो जितना AgNO3 ऐड करोगे उतना मोल्स बढ़ेगा, क्योंकि अब तक KCl सॉल्यूशन से एग्जॉस्ट हो चुका है ही नहीं। अब उसके बाद मान लो अगर आपने 1 लीटर डाला तो 1 मोल मिल गया, अगर मोलारिटी AgNO3 का 1 है तो। अगर आपने 2 लीटर डाला तो 2 मोल मिल गया। तो उसके बाद आफ्टर कंज्यूम्ड ऑफ KCl, जब KCl पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे AgNO3 का वॉल्यूम बढ़ाओगे सॉल्यूशन में, वैसे वैसे Ag प्लस और NO3 माइनस का नंबर बढ़ेगा, मींस आयंस का नंबर बढ़ेगा, और वैसे वैसे क्या बढ़ेगा जी? कंडक्टेंस। तो देख लो कौन ग्राफ होगा, पहले कांस्टेंट और फिर उसके बाद इंक्रीज, तो क्या होगा? आंसर ये होगा। नाउ क्लोडॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्लोडॉस लॉ क्या बोलता है? क्लोडॉस लॉ के अकॉर्डिंग एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के डायल्यूशन को इनफाइनाइट कर दोगे उस समय मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा, ये तो आपको पता है पहले से। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और क्रिटिकल मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो क्लोडॉस के अकॉर्डिंग एट इनफाइनाइट डायल्यूशन
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ देयर आयंस। मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। ऐसा क्यों? अब इस दूसरी बात की लॉ में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दोगे तो सॉल्यूशन में इतना ज्यादा सॉल्वेंट हो जाएगा कि हर आयन एक दूसरे से इतना दूर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हर आयन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गया और इंडिपेंडेंट होकर के माइग्रेट करेगा, मींस इंडिपेंडेंट होकर के मोशन करेगा। इसलिए इस लॉ का नाम है कोलोरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज द समेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ देयर इंडिविजुअल आयंस। इसको लिखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट limiting molar conductivity और molar conductivity at infinite dilution और molar conductivity at infinite dilution is equal to the sum of molar conductivities of their individual ions। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस मीन्स ये लॉ बोलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का उसके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। एज फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम फ्लोराइड, इसका मीनिंग हुआ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसके इक्वल होगा? सोडियम क्लोराइड के आयंस क्या है? सोडियम प्लस Cl माइनस, तो सम होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। आयंस के मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग स्मॉल लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और पूरे इलेक्ट्रोलाइट को कैपिटल लैम्डा से। इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट is equal to molar conductivity of acetate ion at infinite dilution plus molar conductivity of sodium plus। इसी तरह से अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का क्या पार्ट होगा जी? एसीटेट आयन और H प्लस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। मीन्स आई मीन टू से दैट कोलोरॉस लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर स्ट्रॉन्ग है तब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा, वीक है तब भी होगा। हालांकि
हमारा कोलोरॉस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना ग्राफिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट दिस लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कोलोरॉस लॉ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये सब डेटा दिए हुए हैं, कैल्शियम 2+ का, मैग्नीशियम 2+ का, Cl- का एंड सल्फेट एंड आयन का, सबका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। उससे आपको सॉल्ट का निकालना है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस, देखो जो 2Cl है, Cl2 है मीन्स 2Cl होगा, तो 2 इंटू लैम्डा Cl माइनस इन्फिनिटी। अब इसको कर दो, वैल्यू पुट कर दो। कैल्शियम में कितना है जी? 119 है। क्लोरीन का कितना है जी? 76.2 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो है वो आंसर होगा। इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट का अगर निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसको भी लिखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट एंड आयन, मैग्नीशियम का वैल्यू कितना है जी? 106, सल्फेट का कितना है? 160, ऐड कर दो, जो आएगा आंसर होगा। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हो किसी का भी मोलर कंडक्टिविटी। जिस तरह से मैं आपको बताया कि सी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे निकालेंगे, उस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी होता है, बट उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में स्लाइट डिफरेंस है। देखिए कैसे, जैसे आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है, तो मोलर कंडक्टिविटी इसका होगा लैम्डा सोडियम प्लस लैम्डा Cl-, लेकिन अगर इसका इक्विवेलेंट भी निकालना होगा तब भी वही होगा, क्योंकि लैम्डा सोडियम प्लस लैम्डा Cl-। लेकिन जब मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 का, तो उस केस में होगा लैम्डा कैल्शियम 2+ 2Cl- हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि मोलर है, 2 क्लोरीन है, तो 2। लेकिन इक्विवेलेंट जब निकालोगे तो इक्विवेलेंट निकालते वक्त जो चार्ज रहता है वो चार्ज से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इक्विवेलेंट और मोल में फर्क है। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है जी? +2, तो इसका n फैक्टर 2 है, तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। जबकि Cl- के केस में Cl के पास एक ही चार्ज है, तो उसका वो डिवीजन 1 से करेंगे, मीन्स वही रह जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मोलर कंडक्टिविटी में जितना नंबर होता है आयन का वो मल्टीप्लाई होता है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नंबर से मतलब नहीं है, उसके n फैक्टर से मतलब है। आयंस के ऊपर जितना चार्ज होगा उस नंबर से, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। इस बात का अगर आप दिमाग से निकाल दोगे फिर पढ़ो हो जाएगा। इस कोलोरॉस लॉ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जिसमें देखो क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 91 गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज आल्सो गिवन, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के अलावा तीसरा और कौन डेटा आपको चाहिए, मीन्स चारों ऑप्शन में से और क्या आपको चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो जी, हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+। ये 2 होगा तो आंसर हो जाएगा। अब ये देखना है 2 कहां से आएगा, तो पहला वाला जो दिया हुआ है इससे आप ऐसे लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन
इक्वल टू 91 इक्वेशन 1 हो गया। यहां से एसीटेट आयन निकाल लेंगे हम। अब सेकंड वाला डेटा HCl वाला डेटा से इससे क्या क्या मिलेगा देख लो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस ए आपका है 462.2। सेकेंड डेटा आपको मिल गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो एसीटेट आयन और H प्लस तो मिल जाएगा, लेकिन साथ में Na प्लस और Cl माइनस भी आ जाएगा। तो इसको हटाना है यहां से। तो हमें किसका डेटा, तो हमें चाहिए ए बी सोडियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी चाहिए क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी को जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, एसीटेट एसिटिक एसिड का आ जाएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट किसका होगा, इसका देख लो। मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड मीन्स मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये चाहिए। अब जैसे ही इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा, एसीटेट आयन और H प्लस, जिससे आप आंसर कर लोगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा। मैं क्लरॉस लॉ पे आपको बताया किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन भी बताया, और आप जेईई मेन और नीट लेवल का क्वेश्चन है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हालांकि जेईई एडवांस जब क्वेश्चन पूछता है तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें मतलब इन कर लेता है, मीन्स इंक्लूड कर लेता है। जैसे आपका सोलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, इस सबको इंक्लूड कर लेगा। इस क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब जेईई एडवांस के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो जो बनाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहां पे उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। हालांकि नीट वाले स्टूडेंट भी उस तरह के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा। बट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोलर कंडक्टिविटी, जिस तरह से रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंसी होता है। आप सब जानते हो कि इसी मेटालिक रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटालिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। रीजन आपको मैं पहले भी बताया हूं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल के अंदर मेटल एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में टाइम ज्यादा लगता है, और टाइम ज्यादा लगेगा तो डेफिनेटली करंट क्या हुआ, कम हो जाएगा। और करंट का कम होने का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। दैट्स व्हाई इन दिस वे वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। But inversely, I have already discussed that resistance of electrolyte solution decreases temperature। हालांकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बेसिकली कंडक्टेंस को पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी को पढ़ते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, मैं आपको बताया हूं। तो किस तरह से इंक्रीज होता है उसको मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं यहां पे। मींस डिपेंडेंसी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर। देखो जी, मोलर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री C इंटू 1 प्लस A T माइनस 25 डिग्री C। यह हुआ, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर T। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री C। डिग्री C मीन्स रूम टेम्परेचर। A टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, एंड T टेम्परेचर, स्मॉल t से यहां पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस भी टेम्परेचर पे आपसे अगर पूछेगा उस टेम्परेचर में से 25 को माइनस कर दो, फिर A गिवन रहेगा, तो आप क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी टेम्परेचर। मींस दिस इज अ रिलेशन
between molar conductivity at any temperature T with molar conductivity at a standard condition means at room temperature। इससे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर के साथ क्या होगा जी, इंक्रीज होता है, जबकि मेटालिक कंडक्टर में जस्ट इसका उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। इस सब फॉर्मूला का हम आगे इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है कि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें हो सकता है कि इस पे अब क्वेश्चन एग्जाम में आना शुरू हो जाए।